So, बच्चों टुडे आई एम हियर विद अ वीडियो टू टेल यू अबाउट रोलिंग मोशन में जब बॉडी रोल करती है विदाउट स्लाइडिंग विदाउट स्किडिंग, तो तब बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है ये हमको समझना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक के बारे में, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया आज और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें मैं बहुत एग्जांपल्स दूंगा आपको समझाने के लिए कि रोलिंग मोशन के टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाती है। ट्रांसलेशन मोशन में तो आप सब जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का रोल ये होता है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है दो बॉडीज के बीच में। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन दोनों बॉडीज के बीच में डिसाइड कर लेते हैं कि रिलेटिव मोशन दोनों बॉडीज के बीच में कैसे अपोज होगा। तो जिस तरह से आपके पास फंडामेंटल पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसके लिए आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है कि आपको रिलेटिव मोशन को अपोज करवाना है। इस बात को ध्यान में रख के आप फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। इसी तरह से अगर रोलिंग मोशन में हमें पता चल जाए कि फ्रिक्शनल फोर्स का रोल क्या है, तो बड़ी आसानी से हम सारे सम्स में, सारे न्यूमेरिकल्स में, सारे सिचुएशंस में फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन रोलिंग बॉडी में बड़ी आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। तो व्हाट इज द फंडामेंटल पॉइंट? फंडामेंटल पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन का रोल क्या है रोटेशनल मोशन में? तो अगर आपको किसी बॉडी को रोल करवाना है विदाउट स्लिपिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? अगर VCM आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ओमेगा आपकी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है और R आपकी बॉडी का रेडियस है, चाहे वो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, रिंग हो, डिस्क हो, व्हाटएवर। तो फ्रिक्शन का काम है, ये बच्चों फंडामेंटल पॉइंट है, VCM और R ओमेगा को बैलेंस करवाना। ये फ्रिक्शनल फोर्स का रोल है। इस पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे तो आप फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हर बार डिसाइड कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो फ्रिक्शनल फोर्स या तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज करेगा या एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, सो दैट VCM एंड R ओमेगा आर ऑलवेज बैलेंस्ड। कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स को अगर लगेगा कि ये दोनों बैलेंस नहीं है, VCM कम है, ओमेगा ज्यादा है, या ओमेगा कम है, VCM ज्यादा है, तो वो दोनों पे बॉडी बेस थ्रेट करेगा कि दोनों को बैलेंस करवा देगा। तो अगर आपको ये फंडामेंटल पॉइंट पता चल गया है, VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा बॉडी की एंगुलर स्पीड है, R उसका रेडियस है। फ्रिक्शनल फोर्स को हमेशा VCM और R ओमेगा को बैलेंस करवाना है। अगर ये बात हमारी समझ में आ रही है तो हम देखिए कौन कौन सी सिचुएशंस को समझ सकते हैं। IIT का एक फेमस एग्जांपल है, एक बाइसाइकिल चल रही हो, तो जब उस पर पैडलिंग हम कर रहे हैं या पैडलिंग नहीं कर रहे हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन रियर व्हील पे और फ्रंट व्हील पे किस तरफ होगी हमको डिसाइड करना था। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। यू हैव टू ओनली डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील। तो बच्चों देखो, ये अगर आपके पास साइकिल है इस तरह से, ये साइकिल का मैकेनिज्म, ये पीछे का व्हील है, यहाँ से चेन लगी हुई है, यहाँ पे दो पेडल्स हैं इस तरह से, और ये पूरी बॉडी का मैकेनिज्म है, और यहाँ पे आपका एक फ्रंट व्हील है। तो साइकिल की बॉडी इसके सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड होती है और ये हैंडल वगैरह व्हाटएवर इस तरह से मेरे पास है। ये फ्रंट व्हील है मेरे पास और ये रियर व्हील है। ये चेन हम पेडलिंग करेंगे इस तरह से, इसको पुश करेंगे और ये चेन पीछे इसको घुमाएंगे तो ये व्हील घूमेगा। इस तरह की बातें होती हैं। हमें सोचना है कि जब पेडलिंग कर रहे हैं उस टाइम पे फ्रंट व्हील और रियर व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। अब बच्चों आप सोचिए कि जब आप पेडलिंग करते हैं ना, तो आप दोनों पैरों से पेडल को धक्का मार रहे हैं, तो एक्चुअली आप कपल एक्सर्ट कर रहे हैं, टॉर्क नहीं, आप कपल एक्सर्ट कर रहे हैं, कपल से टॉर्क बन रहा है। आपने कपल लगाया पेडल्स पे, उस वजह से ये व्हील घूमता है और ये चेन घूमती है। जो पीछे का छोटा सा व्हील है उसको आपकी चेन ऐसे खींच रही है, ये चेन ऐसे और ये चेन ऐसे, तो ये भी इस व्हील को घुमा रही है कपल की मदद से। तो आपने फोर्स नहीं लगाया है, आपने कपल एक्सर्ट किया है पीछे वाले छोटे से व्हील पर भी। उस वजह से, इस कपल की वजह से ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। तो रियर व्हील जो है सिर्फ गोल घूमेगा, आगे नहीं जाएगा। तो आप जब पेडलिंग करते हैं तो यू आर नॉट गिविंग ट्रांसलेशन मोशन टू द रियर व्हील, यू आर ओनली गिविंग रोटेशनल मोशन। आप साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके पेडलिंग करके देख सकते हैं कि पीछे वाला व्हील सिर्फ गोल घूमता है, आगे नहीं जाता है। तो दैट मीन्स आपकी पेडलिंग से ये फ्रंट व्हील ग्राउंड पे आगे नहीं जा रहा है, ये आपकी पेडलिंग से सिर्फ रोटेट करता है, क्योंकि आपने कपल एक्सर्ट किया है। यू ऑलरेडी नो कपल से सिर्फ
रोटेशन मोशन प्रोड्यूस होगा, ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, अब अगर ये गोल घूम रहा है तो इसके पास ओमेगा तो है रियर व्हील के पास, लेकिन सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी नहीं है। फ्रिक्शन का काम है VCM इक्वल टू आर ओमेगा को बैलेंस करना, तो इसको VCM कौन प्रोवाइड करेगा? ओमेगा तो इस तरह से है इसके पास, ये व्हील ऐसे घूमना शुरू हो गया, ये ओमेगा इस तरह से, ये ओमेगा इस तरह से, ऐसे तो घूम रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि इस व्हील को आगे जाना होगा, तो इसको आगे धक्का कौन मारेगा? VCM कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसलिए रियर व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ताकि VCM प्रोवाइड कर सके वो। तो पीछे का जो व्हील है और हमारी कॉन्सिक्वेंटली जो साइकिल है वो आगे मूव करती है बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रियर व्हील जो चेन से बंधा हुआ है। अब उसके बाद जब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण पूरी मशीन आगे जा रही है साइकिल की, तो ये साइकिल की जो बॉडी है वो मेरे फ्रंट व्हील के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड होती है। ध्यान से देखिएगा साइकिल की मशीन को, तो ये पूरी मशीन जो है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स आगे मूव कर रही है। ये मशीन इस साइकिल के व्हील को आगे धक्का मारेगी और ये पूरा फोर्स यहां पर लगेगा सेंटर ऑफ मास पे। आपको पता है जब सेंटर ऑफ मास से फोर्स एक्सर्ट होगा तो बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस होगा, रोटेशन मोशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो देयरफॉर इस साइकिल की जो बॉडी है वो जो इसको धक्का मारती है तो वो इसको VCM प्रोवाइड करती है, इसको रोटेट नहीं कर सकती। तो साइकिल की बॉडी ने फ्रंट व्हील के सेंटर ऑफ मास को VCM तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये गोल घूम रहा है विदाउट स्लाइडिंग। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो इसको ओमेगा कौन प्रोवाइड करेगा? तो जब ये ऐसे जाएगा आगे तो ये ऐसे घूमना चाहिए, तो इस तरह से घूमना चाहिए, इसको ओमेगा ऐसे मिलना चाहिए, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे एक्ट करेगा ताकि घुमा सके और टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। तो देयरफॉर फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी ताकि वो टॉर्क लगा सके अबाउट द सेंटर ऑफ मास और ताकि VCM और आर ओमेगा बैलेंस हो सके। तो इस तरह से आपको समझना है कि जब पैडलिंग चल रही होती है, जब पैडलिंग आप कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी व्हील पे किस तरफ होती है। रियर व्हील पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो VCM प्रोवाइड कर रहा है और फ्रंट व्हील पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बॉडी को ओमेगा, वो फ्रंट व्हील को ओमेगा प्रोवाइड कर रहा है। दोनों फ्रिक्शन के काम अलग अलग हैं। रियर व्हील के लिए फ्रिक्शनल VCM प्रोवाइड कर रहा है, फ्रंट व्हील को फ्रिक्शनल फोर्स ओमेगा प्रोवाइड कर रहा है ताकि V इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए। ये तब की कहानी है जब पेडलिंग चल रही है। और मान लीजिए आपका घर आ गया, आप साइकिलिंग में पेडलिंग छोड़ देना, धीरे धीरे आपको पता है साइकिल की स्पीड कम होने लगती है, तो तब फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो अगेन प्लीज सी, आपको मालूम है कि दोनों की स्पीड कम होती जा रही है, दोनों व्हील्स की, अल्टीमेटली साइकिल रुक जाएगी। आप पेडलिंग बंद कर देंगे तो कुछ देर का साइकिल रुक जाएगी। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे खत्म हो गई। दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए दोनों व्हील्स पे, नहीं तो V डिक्रीज नहीं हो सकता, ये V और ये V को डिक्रीज करके जीरो कर देना है, तो स्पीड को डिक्रीज करना है तो नेचुरली फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग डायरेक्शन होना चाहिए, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा दोनों व्हील्स पे। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आप ये सोचेंगे कि VCM इस तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, तो VCM को धीरे धीरे जीरो कर देगा, वो बात समझ में आई। लेकिन आप देखिए कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा तो वो इस तरह से टॉर्क एग्जीक्यूट करेगा बॉडी पे, है ना। ऐसे फोर्स लगाएंगे अबाउट सेंटर मास, तो देखिए तो ये बॉडी को ऐसे धक्का मारेगा, तो इस फोर्स की वजह से ओमेगा तो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये वाला फोर्स V को तो कम कर देगा लेकिन ओमेगा को इंक्रीज करेगा, तो VCM और आर ओमेगा बैलेंस तो होंगे नहीं, V कम होता जा रहा है, ओमेगा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो द बॉडी कैन नॉट रोल विदाउट स्लिपिंग, जबकि हमको पता है हमारा टायर तो विदाउट स्लिपिंग रोल करके रुक जाता है धीरे धीरे। सेम थिंग ओवर हियर, यहां पे भी VCM कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन टॉर्क इस फ्रिक्शन की वजह से बढ़ता जाएगा, उस टॉर्क की वजह से ओमेगा इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में। तो VCM इक्वल टू आर ओमेगा बैलेंस नहीं हो रहा है बच्चों। तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स हम बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे बता रहे हैं, जबकि हमने कहा कि VCM और आर ओमेगा हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। तो एक डीप बात आपको समझनी है बच्चों, वो ये है कि ये जो व्हील है, अब मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, देखिए ये जो व्हील है आपका फ्रंट व्हील या रियल कोई भी ले लीजिए, ये जो सरफेस को टच कर रहा है तो कोई एक पॉइंट टच नहीं करता, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स टचिंग द रोड। कोई एक पॉइंट टेंजेंट की तरह नहीं होता है, जैसे आइडियली बनाते हैं टेंजेंट सर्कल को, तो ये थोड़े से मोर देन वन पॉइंट आर टचिंग द ग्राउंड, टायर थोड़ा सा दब जाता है जो सरफेस को टच कर रहा है। तो ये मान लीजिए सेंटर है और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स जब बॉडी पे एक्ट करता है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं।
नॉर्मल फोर्स सेंटर ऑफ मास से तब पास होगा अगर बॉडी स्टेशनरी होगी तो, लेकिन अगर बॉडी मूवमेंट में है तो जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है आपका नॉर्मल फोर्स उस तरफ खिसक जाता है। तो अगर ये व्हील इस तरफ जा रहा है, साइकिल इस तरफ जा रही है, तो नॉर्मल फोर्स इस सेंटर ऑफ मास से पास होने के बदले थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। नॉर्मल फोर्स विल पास फ्रॉम हियर। ये बात हो रही है दोनों व्हील्स पे, फ्रंट व्हील में भी और रियर व्हील में भी, क्योंकि साइकिल इस तरफ जा रही है। ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स देखो, एक फ्रिक्शन हमारा इस तरफ था, तो ये फ्रिक्शन क्या कर रहा था, ओमेगा को इंक्रीज कर रहा था। यू कैन सी दैट। ऐसे करेंगे तो ओमेगा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स देखिए सेंटर मास के राइट साइड पे, तो ऐसे धक्का लगाएगा, ऐसे टॉर्क क्रिएट करेगा तो ओमेगा को डिक्रीज करेगा। ये नॉर्मल फोर्स हमारी मदद करता है ओमेगा को डिक्रीज करने में। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा टॉर्क लग रहा है, उससे ओमेगा बढ़ रहा है, वो बात सही है आपकी, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स भी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो ओमेगा पर इतना टॉर्क लगा दे ताकि ओमेगा और वीसीएम दोनों, ये जो वीसीएम था ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वीसीएम कम होता जा रहा था, तो ये नॉर्मल फोर्स अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा, इस तरफ जाकर के इतने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा ताकि वीसीएम और ओमेगा हमेशा बैलेंस्ड रहें। ये कहानी है फ्रिक्शनल फोर्स की जब आपकी पेडलिंग हो रही है और पेडलिंग नहीं हो रही है तब की। तो मैंने आपको बताया कि जब पेडलिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों में पीछे होगा, फिर वीसीएम और ओमेगा कैसे बैलेंस होगा वो भी मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल फोर्स डज नॉट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील, वो थोड़ा सा राइट में खिसक जाता है। ऐसा हमेशा होता है जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका नॉर्मल फोर्स उसके मूवमेंट की डायरेक्शन में खिसक जाता है। तो पहला एग्जांपल मैंने आपको समझाया साइकिल का कि कैसे आप डिसाइड करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। एक और आईआईटी का एग्जांपल लेता हूं मैं, जो आया था एक बार, उसमें भी सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमको पूछी गई थी किस तरफ होगी। तो इस तरह से ये एक स्लोप दिया हुआ था डायग्राम बना करके, और वहां पर कुछ इस तरह से बताया गया था, देखिए कि ये स्लोप है हमारे पास, एक बॉडी है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे सिलेंडर, इस समय इसको मैं ऐसे और ऐसे रोल करवाऊंगा तो ये स्लोप है इस तरह से, ये ऊपर जा रहा है देखिए, और फिर नीचे रोल होकर आ रहा है उल्टा, तो ये ऊपर गया और वापस नीचे आया। तो उन्होंने कहा कि ये बॉडी जब ऊपर जा रही है तो ऐसे रोल करके जा रही होगी, लाइक दिस इट मस्ट बी रोटेटिंग, ऐसे रोटेट करके ऊपर जाएगी और फिर ऊपर जाकर रुक जाएगी, और जब उल्टा आएगी तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी और ऐसे गोल घूम के आएगी, ठीक है, ऐसे गोल घूम के आएगी लाइक दिस, उसकी एंगुलर स्पीड इस तरह से ऐसे ऐसे गोल घूम के नीचे आएगी। ये आपको समझ में आ रहा है, देख लीजिए इस तरह से मैं बना रहा हूं आपके लिए, देखो है ना, देखिए इस तरह से बॉडी गई, रुकी और वापस आ गई। हमको ये बताना है कि दोनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है इस बॉडी पे। अब मैंने आपको बताया कि आपको क्या सोचना है, वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा बैलेंस्ड होना चाहिए। तो जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तब क्या हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी का कंपोनेंट ऐड कर रहा है जी साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो यहाँ पे जी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सीलरेशन है, जिसकी वजह से वीसीएम क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो वीसीएम अगर कम हो रही है तो ओमेगा को भी डिक्रीज होना होगा। अब आप सोचिए बेटा, अगर ओमेगा इस तरफ है और मैं फोर्स भी ऐसा लगा दूं तो फिर बॉडी और जोर से ऐसे घूमेगी, तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन हमें तो ओमेगा को डिक्रीज करना है बिकॉज वीसीएम कम हो रहा है। वीसीएम कम क्यों हो रहा है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास पे जी साइन थीटा नीचे की तरफ है, ये एक्सटर्नल फोर्स आपके वीसीएम को कम कर रहा है, इस वजह से आपको ओमेगा को डिक्रीज करना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को अगर आपने ऐसे लगा दिया तो ये बॉडी को ऐसे घुमाएगा तो आपको ओमेगा इंक्रीज होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपका फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होना चाहिए, अगर ऐसे होगा तो ये ऐसे घुमाएगा तो ओमेगा को डिक्रीज करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आप देख सकते हैं किस तरफ है, ऊपर की तरफ है जब बॉडी ऊपर जा रही है। जब बॉडी नीचे आ रही है तब क्या हो रहा है, अगेन जी साइन थीटा कंपोनेंट एक्सीलरेशन का ग्रेविटी की वजह से वो आपके v को इंक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो आपको ओमेगा भी इंक्रीज होना चाहिए। ओमेगा इंक्रीज करने के लिए अगर मैंने f ऐसे लगा दिया तो फिर ये ऐसे प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, तो आपको ओमेगा डिक्रीज होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मुझे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे करना पड़ेगा ताकि वो ऐसे टॉर्क लगाए और ओमेगा फिर आपका क्या हो, इंक्रीज हो। तो दोनों केस में आप देख सकते हैं बॉडी ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। फंडामेंटल पॉइंट बार बार एक ही है, वीसीएम और ओमेगा बैलेंस होने चाहिए। इसमें हमने ये समझा कि वीसीएम कम या ज्यादा क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एमजी साइन थीटा। यहां पर एमजी साइन थीटा वीसीएम को डिक्रीज कर रहा था, यहां पे एमजी साइन थीटा वीसीएम को इंक्रीज कर रहा है।
तो ओमेगा को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है, एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत है, वो हमें फ्रिक्शन से मिलता है। फ्रिक्शन इस तरह एक्ट करेगा कि VCM और ओमेगा बैलेंस हो जाए। तो इतना आसान सवाल IIT में पूछा हुआ है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन पूछी हुई थी, व्हाइल गोइंग अपवर्ड व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड। तो दोनों ही केस में किस तरफ आएगी बेटा? ऊपर की तरफ आ जाएगी इन बोथ द केसेस, चाहे बॉडी नीचे रोल करके आ रही हो या ऊपर जा रही हो। तो एक और IIT एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया, सिर्फ हमें फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बतानी थी, इतनी बात है। अब बच्चों एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि अगर एक बॉडी रोल कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, तो क्या ये ऐसा जरूरी है कि फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए जो VCM और ओमेगा को बैलेंस कर सकता है, या मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के बॉडी को खींचूं? जैसे आप देखें कि ये है, इस सरफेस पे मान लीजिए रख दिया इसको मैंने, ये बॉडी है, इसको मुझे ऐसे रोल करवा के जाना है, तो मैं इसको किस तरह फोर्स लगाऊं? ऐसे मुझे इसको रोल करवा के ले जाना है, तो मैं कहां पर फोर्स लगाऊं इस बॉडी के ऊपर? ये उसका सेंटर ऑफ मास दिख रहा है आपको, मैं कहां पे ऐसे फोर्स लगाऊं ताकि ये बॉडी ऐसे रोल करके चलती जाए विदाउट द यूज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? क्या फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो क्या मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगा सकता हूं ताकि विदाउट द एड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मैं इस बॉडी को रोल करवा सकता हूं विदाउट स्लाइडिंग? क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए आपको थ्योरी समझनी होगी। ये आपका सरफेस है और ये आपकी बॉडी यहां पे है, स्फीयर, सिलेंडर, रिंग, कुछ भी हो, ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। आपको बॉडी को इस तरफ ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? सपोजिंग सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस के ऊपर आपने F फोर्स लगा दिया इस बॉडी को खींचने के लिए, और कॉन्सिक्वेंटली उसमें एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए, m अगर बॉडी का मास है, r उसका रेडियस है, तो F इजिकल टू कितना हो गया? ma। पहली बात तो ये होगी। तो इस एक्सटर्नल फोर्स ने A एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया सेंटर ऑफ मास को, तो F हो गया ma, ये हो गई ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन। अल्फा बिकॉज ऑफ टॉर्क, ये फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं है तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा, टॉर्क एग्जीक्यूट होगा, टॉर्क से अल्फा प्रोड्यूस होगा। तो मुझे पता है A इक्वल टू कितना होता है? R अल्फा। ये इक्वेशन मेरे पास है, वेयर A इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अल्फा बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, R उसका रेडियस है। टॉर्क कितना लग रहा है इस अल्फा के लिए? ये फोर्स है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस है x, तो टॉर्क कितना होता है? फोर्स इंटू x। तो मेरे पास जो टॉर्क है वो F इंटू एक्स हो गया, और ये हो गया I अल्फा इजिकल टू F इंटू एक्स। अल्फा की वैल्यू कितनी है? देखिए A अपॉन आर, ये A अपॉन आर रख दिया। F मेरे पास कितना है? ma और इंटू एक्स, A और A को मैंने कैंसिल कर दिया, x मेरे पास आ गया I अपॉन mr। तो बच्चों ये पॉइंट आ गया कि मुझे कितने डिस्टेंस पर सॉरी, मुझे सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर फोर्स लगाना होगा ताकि बिना फ्रिक्शनल फोर्स की मदद से मैं बॉडी को रोल करवा सकूं विदाउट स्लिपिंग। अगर इतने डिस्टेंस पे आप फोर्स लगाएंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं है। आपका जो फोर्स है वो आपको एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन भी देगा और अल्फा भी देगा, ताकि VCM और R ओमेगा हमेशा बैलेंस रहें। आपको एक्सटर्नल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। I विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया हमने। अगर रिंग मेरे पास है तो रिंग के लिए आपको पता है बेटा ICM क्या होता है? mr स्क्वायर। तो रिंग के लिए मेरे पास x हो जाएगा, I की जगह mr स्क्वायर रखूंगा, mr स्क्वायर अपॉन mr, तो ये मेरे पास आ गया r। इसका मतलब ये है कि अगर ये रिंग होती तो मुझे फोर्स यहां लगाना चाहिए ताकि विदाउट द एड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मैं रिंग को रोल करवा सकूं विदाउट स्लाइडिंग। इसी तरह से अगर डिस्क होगी मेरे पास, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है mr स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया mr स्क्वायर अपॉन 2 और mr, तो ये हो गया r अपॉन 2। इसका मतलब मुझे ये r है तो उसके बिल्कुल मिड पॉइंट में फोर्स लगाना होगा डिस्क के केस में, ताकि मुझे एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत ना पड़े और मैं बॉडी को बड़ी आराम से रोल करवा सकूं। ये बात हो रही है। तो आपने देखा कि हमें हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं है रोल करवाने के लिए। अगर हम एक एप्रोप्रिएट पॉइंट पे किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो भले फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, वो बॉडी रोल कर सकती है विदाउट स्लाइडिंग। तो ये सरफेस अगर स्मूथ होता ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो भी F को मैं एप्रोप्रिएट पॉइंट पे लगा के मैं इस बॉडी को रोल करवा सकता हूं विदाउट स्लाइडिंग। ये बात आपको समझनी है। तो हमेशा सरफेस रफ होगा ऐसा जरूरी नहीं है, स्मूथ सरफेस में भी बॉडी रोल कर सकती है विदाउट स्लाइडिंग। ये बात है। तो x का फॉर्मूला याद रखिएगा, I अपॉन mr। यहाँ पे जो I है वो अबाउट सेंटर ऑफ मास है, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि टॉर्क हमने लिया अबाउट सेंटर ऑफ मास।
तो आई भी अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। तो ये बात मैंने आपको समझाई कि कौन से पॉइंट पे आपको सर्कुलर बॉडी पे फोर्स लगाना है ताकि आपको फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत ना पड़े। अब थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। जैसे ये मेरे पास एक बॉडी है, मैं इसको घुमाता हूं, उसको एक एंगुलर स्पीड देता हूं और मैं इसको ऐसे फेंक देता हूं, मतलब मैंने इसको लीनियर वेलोसिटी भी दी है अभी सेंटर ऑफ मास को, और ओमेगा भी दिया, मतलब इसको गोल घुमा के मैंने ऐसे फेंक दिया है। तो आपको समझना है कि ये सरफेस है मेरे पास, रफ सरफेस है, और ये बॉडी है मेरे पास इस तरह से। मैंने उसको स्पीड दी है VCM, एंगुलर स्पीड दी है ओमेगा, सच दैट VCM इज मोर देन आर ओमेगा। और जब मैं यहाँ पे रख दूंगा इस रफ सरफेस पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी ये मुझे जानना है। तो बहुत ईजी है बेटा, VCM आर ओमेगा से ज्यादा है। मुझे क्या करना है, VCM आर ओमेगा को इक्वलाइज करना है। तो VCM को डिक्रीज करना है, ओमेगा को इंक्रीज करना है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब जब मैं इस बॉडी का रखूंगा इस सरफेस पे, रफ सरफेस, जब ये टच करेगी इसको, तो ये ऐसे जा रही है VCM से, और ओमेगा है इस तरह से। आपको समझ में आ रहा है, VCM ज्यादा है तो मुझे इसको डिक्रीज करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स VCM डिक्रीज करेगा, और देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा करेगा तो बॉडी को घुमाएगा, तो ओमेगा इंक्रीज करेगा। दोनों बातें हो जाएंगी, ओमेगा इंक्रीज होगा, VCM डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि अगर किसी बॉडी को हमने रोल करके और धक्का मार दिया और सरफेस पर रख दिया, हमने VCM भी प्रोवाइड किया, ओमेगा भी प्रोवाइड किया, सरफेस पर रख दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ आएगा, ये बात है। अगर VCM लेस देन आर ओमेगा होगा तो बहुत आसान है, आपको VCM इंक्रीज करना है, ये ओमेगा को डिक्रीज करना है। VCM इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ आ जाएगा, और अब देखिए F VCM को हेल्प करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को ऐसे घुमाएगा, ओमेगा डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा, तो VCM और ओमेगा फिर से बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक स्मूथ सरफेस है मेरे पास, या चलो रफ सरफेस है, पहले ऐसा ले लेते हैं। एक बॉडी है जिसको मैंने वेलोसिटी VCM दी है, एंगुलर स्पीड ओमेगा दी है, सच दैट VCM इज आर ओमेगा, VCM इज आर ओमेगा। मैं इसको रख देता हूं यहां पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होगा बच्चों? भले ही ये सरफेस रफ है, लेकिन मुझे पता है VCM और ओमेगा दोनों बैलेंस्ड है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का कोई रोल यहां पे होगा नहीं। फ्रिक्शन रफ सरफेस होते हुए भी फ्रिक्शन इस पे एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो देख रहा है कि VCM और ओमेगा बैलेंस्ड है, तो उससे बीच में आने की जरूरत नहीं है, तो फ्रिक्शन का यहां पे कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि VCM इक्वल टू आर ओमेगा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉडी है मेरे पास, उसको मैंने ऐसा आके धक्का मार दिया VCM, मतलब ये बॉडी है मेरे पास, मैं इसको ऐसे फेंकने जा रहा हूं सरफेस के ऊपर, और इसको मैंने उल्टा घुमाया हुआ, ऐसे घुमाया हुआ, उल्टा घुमा के और ऐसे फेंक दिया मैंने इसको रोटेट ऐसे किया है अपने हाथ में, ऐसे रोटेट और ऐसे फेंक दिया मैंने। तो देखिए ओमेगा इसके पास ऐसे है इस तरह से, और मैंने इसको इस सरफेस पर रख दिया। अब फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ हो? मुझे पता है कि अगर VCM इस तरफ है तो बॉडी ऐसे घूमनी चाहिए, इतना तो मेरी कॉमन सेंस मुझे बता रही है। इट शुड नॉट रोटेट लाइक दिस, उसको ऐसे रोटेट करना होगा ताकि क्योंकि VCM इस तरफ है। इसको मतलब मैं चाहता हूं कि ओमेगा इस तरफ हो जाए और ये ओमेगा भी ऐसे हो जाए, ताकि ये बॉडी आगे रोल कर सके विदाउट स्लिपिंग। तो मुझे ओमेगा को ऐसे करना है, यानी इस ओमेगा को मुझे डिक्रीज करना है, क्योंकि अभी ऐसे घूम रही है बॉडी, मुझे उसे रुकाना है, ओमेगा इस तरफ करना है, तो मुझे ओमेगा की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगाऊंगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे टॉर्क लगाएगा, उल्टा टॉर्क लगाएगा, तो ये ओमेगा को क्या करेगा, इस वाले ओमेगा को डिक्रीज करेगा, बिकॉज ये फोर्स देखिए, इसको मिटा देता हूं, ये तुमको बाद में चाहिए। अभी बॉडी ऐसे घूम रही है इस तरह से, मैं फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ये उसको ऐसे क्रिएट करेगा, तो ये ओमेगा डिक्रीज होगा, धीरे धीरे बॉडी रुकेगी आगे जाके, और उसके बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स इसी तरह एक्ट करता रहेगा, फिर धीरे धीरे अभी ओमेगा जो है ऐसे घूमना शुरू करेगा, तो फाइनली बॉडी पर रोल करेगी विदाउट स्लिपिंग। ये बात हो रही है। तो इस तरह से अगर आपने उल्टा घुमा के बॉडी को डाल दिया है, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, पहले ओमेगा को डिक्रीज करेगा, उसको जीरो करेगा, फिर ओमेगा को ऐसे करेगा। लेकिन बच्चों याद रखिए कि पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है किसी मोशन में, वो जिस तरफ है उसी तरफ रहेगी। मिड सिचुएशन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज कभी भी होती नहीं है। ऐसा नहीं कि बॉडी रुक गई और फिर आगे जा रही है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी, नहीं। आपने देखा थ्रू आउट द मोशन फ्रिक्शन रहेगा, पीछे की तरफ ही रहेगा, ये बात हो रही है। तो बच्चों इतनी सारी मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, आई होप आप सबको क्लियर हो जाएगा कि VCM इक्वल टू आर ओमेगा बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अपना रोल प्ले करता है, और कौन सी सिचुएशन में फ्रिक्शन हमें किस तरफ लगाना है ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो छोटे छोटे मैं बनाता रहूंगा एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच, होप आपने एंजॉय किया, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। प्लीज कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो। थैंक यू सो मच।